नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे आरएस प्रीलिम्स 2024 की बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, इस एग्जाम को किस तरीके से पास किया जा सकता है, किस प्रकार की रणनीति बनाने की जरूरत है, वर्तमान समय के अकॉर्डिंग आरपीसी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्यों जा रही है, इसके क्या बेसिस है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इस रणनीति में जो मुख्य फोकस रहने वाले हैं आरएस प्रीलिम्स 2024 की रणनीति। तो बात करते हैं आरएस प्रीलिम्स 2024। अब आरएस का जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 2024 में होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये एग्जाम कब होगा, तो एक संभावित जो टेंटेटिव डेट दे रखी है 3 मई 2024 को। 3 मई 2024 को जब किसी भी रणनीति की बात करते हैं तो रणनीति की बात करने से पहले कि किस टारगेट पर जाना है और उस टारगेट पर जाने के लिए कितने रिसोर्सेज है। और यहां पर रिसोर्सेज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा यहां पर सामान्य बताने का संदर्भ है कि अपने पास में समय कितना है, टाइम कितना है। और जब टाइम की बात की जाए तो लगभग आज 22 जनवरी, तो जनवरी के लगभग 8 से 9 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मई के 2 दिन। तो टोटल ऑलमोस्ट लगभग दिन बनते हैं 100 डेज। कितने बन रहे? 100 डे, 100 दिन बनते हैं। तो इस 100 दिन में आरएस प्रीलिम्स 2024 की तैयारी किस प्रकार से की जाए, कैसे तैयारी की जाए कि एग्जाम में सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले 100 डेज के अकॉर्डिंग 100 दिन के अंतर्गत तैयारी करनी है। तो पहला है कि 100 दिन के अंतर्गत तैयारी करनी है। केवल आपके पास में 100 दिवस है, जो अभी आरपीसी के द्वारा तो नहीं बताया गया डेट, लेकिन जो सरकार का जो पोस्टर आया था जिसमें 1 लाख जो भर्तियों का विज्ञापन के बारे में जानकारी थी, उनके अनुसार ये ऐसा लग रहा है कि 100 दिन में आपका आरएस का एग्जाम हो जाएगा। अर्थात आपका जो एग्जाम होने जा रहा है 3 मई को, 100 दिन आपके पास में बचे हुए। तो सबसे पहले कि आरएस प्रीलिम्स का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, आरएस प्रीलिम्स का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपने बारे में जानना होगा, दूसरों के बारे में नहीं है। इंसान की आदत होती है दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करता है, अपने बारे में जानना। और जब मैं अपने बारे में जानने की बात कर रहा हूं तो अपने बारे में जानने का मतलब है कि मेरी परिस्थिति कैसी है, मैं आरएस की तैयारी कब से कर रहा हूं, या मैं और किसी की तैयारी कर रहा हूं, या मैं आरएस का पहला एग्जाम दे चुका हूं, या मैं आरएस का मेंस लिख चुका हूं, आरएस का प्रीलिम्स पास कर चुका हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, या मैं किसी सरकारी जॉब में हूं जो जॉब मुझे यूपीएससी के थ्रू मिली है, या मैं किसी जॉब में हूं जो मुझे सर्विस आरपीसी के एग्जाम के थ्रू मिली है, या मैं किसी जॉब में हूं जिसकी मुझे जॉब आरएसएसबी के थ्रू मिली। अर्थात आपको अपने बारे में जानना है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उसमें ठीक ठाक आप तैयारी कर चुके हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं अर्थात आरएस के ओल्ड स्टूडेंट हैं, या आप आरएस के न्यू स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि आप आरपीसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें से किसी के एक स्टूडेंट है, जैसे लाइक पीएसआई के आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्टूडेंट हो सकते हैं। फिर हो सकता है जैसे आप किसी जॉब में हैं, आपकी जॉब प्राइवेट जॉब हो सकती है या आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है या यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू, या आपके एसएससी के एग्जाम के थ्रू, या आपको आरपीसी के एग्जाम के थ्रू, या आपको आरएसएसबी के एग्जाम के थ्रू,
आपको कौन से एग्जाम के थ्रू जॉब मिली है, अर्थात आपको अपने बारे में जानना है कि मुझे कितना आता है। आपको अपने बारे में जानना है और जानने का प्रयास के संदर्भ में कि कितना आपका लेवल क्या है, मतलब आपका लेवल क्या है। इसमें यह भी क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड से आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग ठीक होगी और आपके साइंस के कुछ सब्जेक्ट ठीक होंगे। हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो आपके कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट अच्छे होंगे। तो कुल मिला के आपको अपने बारे में जानना सबसे पहला, तो सबसे पहला काम है आपको अपने बारे में जानना। आपने आरएस का एग्जाम दिया भी है, नहीं भी दिया है, पहली बार दे रहे हैं, आपका लेवल क्या है, किस प्रकार से, तो आपको अपने बारे में जानना पहली बात। दूसरी बात कि जो संस्थान एग्जाम ले रही है, दूसरी कि जो संस्थान एग्जाम ले रही है, आरपीसी जो एग्जाम ले रही है और आरपीसी के द्वारा जो आरएस का एग्जाम लिया जाएगा उसके बारे में भी जानना है। उसके बारे में भी जानने का प्रयास करना है कि आरएस का जो एग्जाम है और आरपीसी आरएस का एग्जाम और अदर एग्जाम जो ले रही है उसमें वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न, वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न क्या है, वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न क्या है, यानी आरपीसी किस दौर से गुजर रही है। एक ऐसा भी समय था जब सवाल पूछा था राजस्थान की राजधानी कहां पर है, 1990 में एग्जाम हो गया था, ऐसे ही सवाल आते होंगे। लेकिन आज के समय में जो सवाल पूछे जा रहे हो ऐसा नहीं आ रहे। तो अगर मैं आरपीसी के पैटर्न की बात करूं तो आरपीसी के पैटर्न के संदर्भ में 2024 का ईयर है, जो 2024 का ईयर है ये एक डिवाइडेड लाइन है। 2024 का जो ईयर है एक डिवाइडेड लाइन है। इससे पहले और भी बहुत सारे फेज आए होंगे। जो वर्तमान का फेज की बात करूं 2024 का जो वर्ष है और जो 2024 के बाद का जो भी वर्ष है उसके बाद में जो भी एग्जाम हुए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एग्जाम हुए उसमें आरपीसी का नया ट्रेंड आ गया। 2024 से आरपीएससी न्यू ट्रेंड्स पर जा रही है, आरपीसी न्यू ट्रेंड्स पर जा रही है और वो क्या है वो पता करना है। आरपीसी न्यू ट्रेंड्स की ओर चली गई। आरएस का एग्जाम है नहीं, आरपीसी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जा रहे हैं उन सभी एग्जाम, यहां तक कि जो राजस्थान की एग्जाम लेने वाली दूसरी संस्थान है आरएसएसबी, वो भी नए पैटर्न की ओर जा चुकी है। हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ, जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें भी नया पैटर्न देखने को मिला है। जिस प्रकार से सवाल पूछे गए उसमें, तो आपको न्यू पैटर्न की ओर जाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। अब ये जो नया प्रयास, जो नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड क्या है, आरपीसी का नया ट्रेंड क्या है, शॉर्ट में अगर थोड़ी सी इसमें अगर बात की जाए तो आरपीसी का जो नया ट्रेंड है या अधीनस्थ बोर्ड का भी जो भी नया ट्रेंड है, पहला नया ट्रेंड है कि मूल किताबें पढ़े, मूल किताबें पढ़े। और यहां पर मूल किताबें पढ़ने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक को, सब टॉपिक को विस्तार से गहराई से पढ़ा जाए और उसे समझा जाए कि क्या कहना चाह रहा है वो। आप नोट्स पढ़कर वो समझ उतनी डेवलप नहीं कर सकते हैं जो मूल किताबें पढ़कर, जो किसी टॉपिक को विस्तार से पढ़कर आती है और खुद पढ़कर आती है। तो मूल किताबें पढ़े, और मूल किताबें पढ़ने का यहां पर संदर्भ यह हुआ कि आपको विस्तार से पढ़ना है, आपको विस्तार से पढ़ना है, आपको समझना है, विस्तार से पढ़ना है और आपको समझना है, और इसके माध्यम से आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, समझना है, पढ़ना है और एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। केवल फैक्ट याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो फैक्ट उसी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो मूल किताबें पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, समझना है, विश्लेषण करना है, नया ट्रेंड से। दूसरा नया ट्रेंड्स में समसामयिकी से अपडेट रहना, समसामयिकी से अपडेट रहना।
समसामयिकी से अपडेट रहना, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसको से आपको अपडेट रहना होगा, विस्तार से पढ़ना है, समझना है, एनालिसिस करना है, समसामयिकी से अपडेट रहना है। वर्तमान में आरपीसी इस डायरेक्शन में जा रही है, अधीनस्थ बोर्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको भी इसी डायरेक्शन में जाना होगा, अर्थात विस्तार से पढ़ना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा, एनालिसिस करना होगा, तभी आप उस डायरेक्शन में जा पाओगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, अन्यथा जो राह है बहुत ही कठिन है, जो वर्तमान में आपको दिखाई भी दे रही है। अब समय आपके पास में कम है, समय आपके पास में कम है। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला? इन दोनों से निष्कर्ष निकला कि आपके पास में समय, यानी जो आपके पास संसाधन है, समय कम है, समय कम है, और जो लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए बेहतर रणनीति, उसके लिए बेहतर रणनीति की जरूरत है, उसके लिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता, बेहतर रणनीति की आवश्यकता है। उसी बेहतर रणनीति की बात करें, उसके लिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता है, तो करना क्या होगा आपको ध्यान में रखिए, करना क्या होगा आपको ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, अपना शेड्यूल बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है। और अपना जब शेड्यूल बनाने की बात कर रहा हूं, तो कब क्या और कैसे पढ़ना है, कब क्या और कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको हेल्प कर सकती है कोई भी टेस्ट सीरीज, इसके लिए आपको हेल्प कर सकती है कोई भी टेस्ट सीरीज। आपको एक शेड्यूल बनाना होगा 100 दिन का, 100 डेज का शेड्यूल बनाना है। आपको क्या करना है, 100 डेज का शेड्यूल बनाना है, और 100 डेज का शेड्यूल बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है एक टेस्ट सीरीज, जो किसी भी संस्थान की हो सकती, जो आप जिस भी रीजन में रहते हो, मान लेते हैं आप जयपुर में रहते हो, जोधपुर में रहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इसके अलावा हम और भी सेंटर में भी टेस्ट सीरीज करवाते हैं, या ऐसी कोई भी सेंटर है, हो सकता है आप आउट ऑफ राजस्थान रहते हो और भी कहीं पे रहते हो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन की भी टेस्ट सीरीज है, तो आप एक टेस्ट सीरीज बनाकर, तो टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करता है शेड्यूल को फॉलो करने में। और भी टेस्ट सीरीज के कुछ अलग बेनिफिट है, जो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में कभी बात की जाएगी। तो आपको 100 डेज का प्लान बनाना है, सबसे पहले 100 डेज का प्लान बनाना है। जब आप 100 डेज का प्लान बनाएंगे, तो आपको अपनी एक रणनीति बनानी है कि जो मैं प्रीलिम्स पास करने जा रहा हूं, उसमें मुझे ध्यान किसका रखना है, मेरे कौन से कोर सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें फिर अगली बात करेंगे कि प्रीलिम्स पास करने के लिए जो कुछ कोर सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो कोर सब्जेक्ट है, और जब यहां पर कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो जिसमें आप इनपुट कम दोगे और आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम निकलेगा। ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके द्वारा कुछ इनपुट दिए जाते हैं। जैसे मान लेते कि आपने राजस्थान के इकोनॉमी सर्वे पढ़ा, तो सर्वे पढ़ने में जितना आपने टाइम दिया है वो आपका बेनिफिट रहेगा, जो उतने एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक है। जैसे आपने करंट पढ़ा, अब करंट में दिक्कत यह है कि इसका मटेरियल बहुत ज्यादा है। अब आप उसको जितना अधिक टाइम दोगे, जरूरी नहीं कि उतना आपको रिजल्ट मिले, हो सकता है उतना टाइम देने के बाद में भी उतने क्वेश्चन से नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो आपको ध्यान रखना है इनपुट और आउटपुट, आप कितना इनपुट देंगे और उसका आउटपुट कितना आएगा, इस रेशियो को ध्यान में रखना है। इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट अधिक लेंगे, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है। जब थोड़ा सा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो आप इसमें कुछ सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रख सकते हो, जिसमें से आपकी प्रायोरिटी हो सकती है राजस्थान का जो बजट है, 2024-27, फिर आपका जो राजस्थान का जो सर्वे है,
2025-26 ये आपकी पहली प्रायोरिटी। तो राजस्थान का बजट और राजस्थान का सर्वे, इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कवर। फिर इसी से आपकी हो जाएगी राजस्थान की स्कीम सारी, या मैं कहूं राजस्थान की इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, और दूसरी इसमें राजस्थान की जियोग्राफी के भी कुछ पार्ट हो जाएंगे। तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी। वर्तमान का जो ट्रेंड कह रहा है कि आप जो राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी को आपको हाई प्रायोरिटी पे रख सकते। राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी को आपको हाई प्रायोरिटी पे रखनी है, और अगर ऐसा करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी। अब राजस्थान के दो पोर्शन और बचते हैं, जिसमें राजस्थान का जो पॉलिटी है और राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है। अब पॉलिटी में भी थोड़ी सी दिक्कत है और हिस्ट्री कल्चर में थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें भी आपको एक अलग प्रकार की रणनीति बनानी। तो राजस्थान का बजट और राजस्थान का सर्वे, राजस्थान की तीसरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए रीजनिंग। तीसरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी को आती है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन या रीजनिंग के लगभग 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो सभी को आते हैं। उसमें से थोड़ा सा और प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि 11-12 में से आपके ऑलमोस्ट सभी के सभी, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर ऑलमोस्ट आपके सभी सही हो जाए। तो आपको रीजनिंग को ध्यान में रखना। अगर आपने रीजनिंग पर जितना इनपुट दिया तो हो सकता है कि आपको आउटपुट उससे भी ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। तो रीजनिंग को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। फिर इसमें अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो फिर इसमें आपको रखना है, जिसमें देखो राजस्थान कल्चर रखना है। राजस्थान कल्चर के ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो जाए। हिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत, तो राजस्थान का जो कल्चर है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। राजस्थान की कल्चर को आप उसको प्रायोरिटी पे रख सकते हो। फिर अगर आप इसमें बात की जाए तो राजस्थान में ये, फिर इंडिया वाली में बात की जाए तो इंडिया के विषय भी जो इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, तो फिर आप वर्ल्ड जियोग्राफी को रखिए। वर्ल्ड जियोग्राफी को रखिए, ज्यादा नहीं, 100 टॉपिक है, सामान्य तो 2-3 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद में आपको प्रायोरिटी पे रखना है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी को प्रायोरिटी पे रखना है। क्या आप इंडियन जियोग्राफी को प्रायोरिटी पे रखना है कि अगर आपने जियोग्राफी को रखा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जितना आउटपुट दिया उसमें मैक्सिमम इनपुट मिलने की पॉसिबिलिटी है। जियोग्राफी बहुत ही सरल और आसान है, तो आप उसको रख सकते हो। फिर आपको यहां पर रखना है राजस्थान की हिस्ट्री, यहां पर रख सकते हो राजस्थान की आपको हिस्ट्री। और जब हिस्ट्री में भी फिर आप प्रायोरिटी दे सकते हो मॉडर्न, एंशिएंट। इसमें भी अगर आप प्रायोरिटी की बात करते हो तो सबसे पहले मॉडर्न को, उसके बाद में एंशिएंट को, और उसके बाद में मिडाइवल को, उसके बाद में मिडाइवल राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। फिर अगर इसमें अगर आगे बात की जाए तो फिर आप रखोगे इसमें इंडियन हिस्ट्री। अब जब इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपको प्रायोरिटी पे रखनी है मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल। मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल, इस प्रकार से प्रायोरिटी को पे रखनी है आपको 8 प्रायोरिटी। फिर उसके बाद में आप रख सकते हो मैथ्स को रख सकते हो। ये जो मेन कुछ प्रायोरिटी के सब्जेक्ट है, इस प्रकार से अगर आप प्राथमिकता देते हो तो आपका मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी रहती। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, ये तो इस प्रकार की रणनीति हो सकती है। एक इसके अलावा और भी प्रकार की रणनीति हो सकती है। तो एक तो इस प्रकार से आप कोर सब्जेक्ट पे इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट पे ज्यादा इंपरसाइज करना है, ज्यादा फोकस करना है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें कम इनपुट देने से मैक्सिमम आउटपुट निकलने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये इस प्रकार की रणनीति हो सकती है। दूसरी इसमें जो रणनीति हो सकती है जिसमें आप बना सकते हो, जिसमें आपको PYQ का एनालिसिस करना है। और जब मैं PYQ का कह रहा हूं तो सामान्य देखो इसमें आपको 2 काम करना है। PYQ का जब एनालिसिस करते हैं तो 2013 RS 2013 से RS 2013 से RS 2024 के जो PYQ है, इसके अलावा जो RPC के द्वारा 2024
2024 और 2025 के वर्ष में अदर एग्जाम जो लिए गए, उन अदर एग्जाम के PYQ का एनालिसिस करके 200 टॉपिक का चयन करना है। एनालिसिस करके ऑलमोस्ट 200 टॉपिक का चयन करना है सभी सब्जेक्ट से। 200 टॉपिक का चयन करना है सभी सब्जेक्ट से। 200 टॉपिक। जब मैं 200 टॉपिक की बात करता हूं तो करना कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आपने लिया सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में और कल्चर, जब आपने हिस्ट्री और कल्चर लिया, अब उस हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया वाली और उसी प्रकार से राजस्थान वाली। जब इंडिया वाली एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाएगी तो आपको वो टॉपिक देखने जिसमें से आरपीएससी ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ चुकी है। जैसे IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑलमोस्ट पूछती है। फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में सामान्यतः पूछती है। फिर हो सकता है गुप्त काल की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस प्रकार से टॉपिक का चयन करना। जब मिडेवल हिस्ट्री में जाओगे तो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इस प्रकार से आपको टॉपिक का चयन करना है। 200 टॉपिक का चयन करना है और उन टॉपिक को बहुत विस्तार से पढ़ना है। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में पढ़ना सभी को है, ऐसा नहीं केवल 200 टॉपिक पढ़ के चले गए। पढ़ना सभी है, इनको प्रायोरिटी पे रखना है, प्राथमिकता पे रखना है 200 टॉपिक को। दूसरी आपकी रणनीति यह हो सकती है। तीसरी आपकी रणनीति हो सकती है, तीसरी आपकी जो रणनीति हो सकती है कि आप अपने बारे में विस्तार से जाने, अपने बारे में विस्तार से। और अपने बारे में विस्तार का जब यहां कह रहा हूं तो यहां विस्तार का मतलब है कि आपके पॉजिटिव सब्जेक्ट, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति को बनाएं। जैसे मान लेते कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसकी मैथ अच्छी होगी, उसकी रीजनिंग अच्छी है, उसके साथ में उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी ठीक होगी, उसके बाद में उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, उसके बाद में इसको फोकस कर सकता है इंडियन इकोनॉमी तो हो गई, तो फिर उसमें इंडियन इको, राजस्थान इको, सर्वे बजट। तो फिर आपको वो अपना देखना है कि आपको क्या करना है। आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना नेचर समझना है, यानी आपको अपने बारे में कि मुझे कॉन्फिडेंस कितना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट बार आरएस का प्रीलिम्स दिया है, या हो सकता है ऐसे स्टूडेंट जो हर बार प्रीलिम्स देते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है वो 4, 5 या 10, 12 नंबर से कट ऑफ, जितनी कट ऑफ रहती है, वो हर बार मेंस देते हैं, जितनी कट ऑफ रहती है उस कट ऑफ के आसपास रहते हैं, या तो 5 नंबर ऊपर या 10 नंबर ऊपर आसपास रहते। हो सकता है फिर आप दे रहे हो, आपका आत्मविश्वास कैसा है। हो सकता है कोई कहता मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है, मुझे तो मेंस की तैयारी करनी है। तो आपको अपने बारे में ही जानना होगा और एक प्रकार की जो रणनीति जो मैंने बताई इसमें से आपको इस प्रकार से देखना है। आपको अपने अनुसार एक रणनीति बना सकते हो, आप 200 टॉपिक का चयन करते हुए रणनीति बना सकते हो। आप जो मैंने सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रखे आप इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति बना सकते हो। अब कौन से सोर्सेज क्या पढ़ना है इस पर तो अलग से वीडियो आते रहते हैं,
यहां पर केवल बात की जा रही रणनीति कैसे। तो आपको ये सब्जेक्ट रखने ध्यान। फिर उसमें आपके दिन बचे 100, फिर आपके डे कितने बचे 100 डे, 100 दिन। तो आपको 100 दिन को 3 भागों में बांटना है, 100 दिन को 3 भागों में बांटना है, और 3 भागों बांटना है नहीं, 3 बार सिलेबस स्लॉट में करना है, 3 बार सिलेबस। 3 मई को एग्जाम है, आपको 3 मई को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, 3 मई को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो आपको 27 अप्रैल से, तो आपको 3 मई को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, 3 मई। इसके लिए आपको जो सबसे लास्ट है 27 अप्रैल से 2 मई, 27 अप्रैल से जो 2 मई है, यानी लगभग 5 दिन। तो लास्ट के 5 दिन में आपको एक बार सिलेबस करना है। फिर इसमें लास्ट के 5 दिन में फिर आपको एक बार जो सिलेबस करना है, लगभग 15 दिन के आसपास लगभग आपको इसमें करना है। तो 13 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य, और एक फिर आपको करना है 22 जनवरी से 12 अप्रैल के मध्य। ये तो एक बड़े स्लॉट है जिसमें आपको 3 बार, तो बड़े स्लॉट के रूप में आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, यानी पढ़ना है। पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन। ये तो वो एक जो ब्रॉड रिवीजन का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो एक बड़ी रणनीति है 100 डेज की। अब उसमें पर डे की रणनीति में आपका क्या होना चाहिए, पर डे की रणनीति में आपका क्या होना चाहिए। जब आप पर डे की रणनीति के अंतर्गत करोगे तो आपका जो भी शेड्यूल, आपका टाइमिंग है, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आप पहले से प्रिपेयर मेंस की करें, और भी एग्जाम की करें, और भी कुछ भी करें। तो आपको अपने बारे में पता करना है कि आप दिन में कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, कितने आवर्स पढ़ सकते हैं। जब आप कितने आवर्स से पढ़ सकते हैं तो इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पढ़ना है आपका कोर सब्जेक्ट, जो आपने शेड्यूल बनाना है, आपको एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। इस कोर सब्जेक्ट के साथ में आपको पढ़ना है डेली करंट, और करंट सामान्यतः आप फोकस कर सकते हो अक्टूबर 2025 टू अप्रैल 2026 तक। उसमें भी आप दिसंबर, जनवरी, फेब, उसमें भी आप दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल, इस 5 महीनों पर ज्यादा फोकस करें। आपको करंट पढ़ना है अक्टूबर से अप्रैल 2025, इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये जो 5 महीने हैं दिसंबर से लेकर अप्रैल के मध्य, इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको एक तो कोर सब्जेक्ट पढ़ना है डे में, फिर एक पढ़ना है करंट, फिर आपको पढ़ना है मैथ और रीजनिंग, और फिर इसमें एक स्लॉट रखना है आपको रिवीजन का। एक स्लॉट रखना है रिवीजन का, पर डे का रिवीजन का मतलब है आप जो भी पढ़ते जा रहे हो उसमें घंटा 1.5 घंटा आपको पूरे दिन का रिवीजन, अगर पूरे दिन का हो गया तो लास्ट जो डेज गए उनके रिवीजन। तो आपको पर डे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट जो आपका, जैसे आपने स्टार्ट किया मतलब इंडियन जियोग्राफी, तो इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हो। उसमें फिर आपका करंट जो एक कंटिन्यू चलना चाहिए, क्योंकि करंट आपको लगातार पढ़ना ही होगा। अब करंट में क्या पढ़े तो बहुत बार है कि पीआई भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी करंट में इस बार आरबीसी द्वारा फोकस किया गया कि आपको जो राजस्थान प्रीलिम्स में करंट आने वाला है वो राजस्थान की विशेष संदर्भ में उन्होंने लिखा कि समसामयिकी कोष्टक में लिखा राजस्थान के विशेष संदर्भ में, अर्थात आपको जो करंट पढ़ना है उसमें भी ज्यादा फोकस करना है राजस्थान के करंट पर। और जब उस राजस्थान के करंट में भी पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने 2 टॉपिक तो अलग से लिख रखे हैं। एक जो भर्ती एग्जाम होते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो नकल होती है, उसमें जो नकल करवाने वाले उनसे संबंधित एक कानून आ रखा है, उस कानून के बारे में, और दूसरा राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ना है। उस करंट वाले सेक्शन के अंतर्गत ये 2 टॉपिक भी दे रखे हैं, तो उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। तो करंट लगातार पढ़ना है।
फिर आपको मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा कर सकते हो, 1.5 घंटा कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग आपका पास दिन का टाइम कितना होता है। फिर आपको घंटे 1.5 घंटे का रिवीजन रखना है। ये पर डे का शेड्यूल भी आपको ऐसा होना चाहिए। क्लियर बात है? पर डे का शेड्यूल भी आपका ऐसा होना चाहिए। फिर आपको इसमें करना है काम, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स में बनाना कह रहा हूं तो आपको पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, पहली बात ध्यान रखना। इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बना सकते हो या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जो आप पढ़ते जा रहे हो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको रफ टाइप में लिखते जा रहे हो। जो मैंने पहले भी कहा आपको कि जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा एलपीजी रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 पढ़ा, तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को शॉर्ट में लिखा एलपीजी 24 जुलाई 1991। फिर लिखा आपने राव मनमोहन मॉडल। फिर आपने लिखा वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस, 2 उद्योग सरकार के लिए आरक्षित। इस प्रकार से आपको शॉर्ट में लिख लिया। यानी एक सब्जेक्ट के 4-5 पेज हो सकते हैं। पहले मैंने कहा था 10-12 पेज बना सकते हैं, अब तो और भी कम बना सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं कि इससे आरपीसी सवाल पूछती, उन्हीं टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हो सकता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 पेज हो सकते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लीड दिलवाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक विशेष प्रकार की रणनीति को फॉलो कर सकते हैं जो एग्जाम आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। देखो, बिना रणनीति अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर ली तो आप किस दिशा में जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो बिना रणनीति तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। आप 1-2 दिन लेके प्रॉपर टाइम लेके आपको अपनी रणनीति बनाई, अपने बारे में जानने का प्रयास करना है कि मुझे आरएस का प्रीलिम्स का पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं पास हो जाऊंगा, और अगर इतना नहीं किया तो हो सकता है समस्या आ जाए। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो केवल और केवल आरएस प्रीलिम्स पर ही फोकस करें। सिलेबस में आपको लगता है कि मेंस का सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हुआ है या थोड़ा सा ज्यादा अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, अगर हमने अभी नहीं पढ़ा तो प्री तो हो भी जाएगा, तो मेंस में क्या करेंगे, तो मेंस में थोड़ा बहुत टाइम देगी आपको आरपीसी, ऐसा नहीं है। और अगर प्रीलिम्स से नहीं हुआ तो मेंस की तैयारी आपके धरी के धरी रह जाएगी, जिसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो आपके पास में रिसोर्सेज है, 100 डेज है, 100 दिन है। इस 100 दिन में आपको अपने बारे में कि किस प्रकार से, कौन से बैकग्राउंड से है आपका, कहां से आ रहे, फिर आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस और आरपीसी के पैटर्न का एनालिसिस, फिर वर्तमान में आरपीसी किस डायरेक्शन में जा रही है उसको बार बार निरंतर पढ़ना है। आपकी टेबल पर ये पीवाईक्यू और पैटर्न के जो फॉर्मेट है वो होने चाहिए। फिर समय कम है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति जरूरी है। अपना 100 दिन का एक शेड्यूल बनाना है, और 100 दिन का जब शेड्यूल बनाओगे तो आपको अपने अनुसार उसको फॉलो करना है। फिर मैंने कहा किस प्रकार की रणनीति हो सकती, एक रणनीति हो सकती जो मिनिमम आउटपुट और जो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट की बात करें। दूसरी आपको रणनीति हो सकती है कि आप 200 टॉपिक का चयन करके, थीम आधारित चयन करके आप रणनीति बना सकते हो। तीसरी रणनीति होती है कि आप अपने बारे में, आपके कौन से सब्जेक्ट पॉजिटिव, आपने कितनी तैयारी कर रखी है, आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं। हो सकता है आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है, हो सकता है आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रखी है, हो सकता है आपने पीएसआई की तैयारी कर रखी है। तो इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर 100 डेज को सिलेबस को 3 बार तो कंप्लीट इन स्लॉट में पूरा होना चाहिए। फिर इसमें क्या आपका जो पर डे का जो रूटीन है, जिसमें आपको एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक आपको करंट अफेयर को लेते हुए चलना है, एक आपको मैथ रीजनिंग को लेते हुए चलना है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, 4-5 पेज के प्रत्येक सब्जेक्ट बना सकते हो शॉर्ट में। तो इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बेहतर होकर तैयारी कीजिए, रणनीति को फॉलो कीजिए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और किसी सेशन में।